मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के पहले बुक के बारे में हमने बताया। आज हम दूसरे बुक के बारे में पढ़ाते हैं जिसमें हमने कुछ पहले भी वीडियो बात किया है। आज हम इसमें लेक्चर नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग चाइना के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि जो ये सत्ता का समकालीन केंद्र है, अर्थात 1991 के बाद जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो उस पतन के बाद दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, अर्थात अमेरिका के हाथ में पूरी दुनिया का पावर ट्रांसफर कर गया। ऐसे स्थिति में कोई ऐसा भी देश नहीं था जो अपने आप में अकेले अमेरिका का टक्कर दे पाए। इसीलिए इस पूरी ही व्यवस्था को विश्व ध्रुवीय एक ध्रुवीय विश्व की व्यवस्था कहा गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही? इसके बाद दुनिया में कुछ लोग सोचने लगे कि अमेरिका ही हमेशा आगे रहेगा, अमेरिका का ही वर्चस्व रहेगा। ऐसे में कुछ संगठन उभर करके आए और कुछ देश भी आए। उन संगठनों में जैसे हम कह सकते हैं कि इसी को हमने दो हिस्सों में आपको ऐसे बताया था। एक इधर कुछ संगठन के बारे में बताया था कि कोई संगठन, और एक तरफ देश के बारे में हमने बताया था कि कुछ देश भी था और कुछ संगठन भी थे। संगठन के बारे में हमने पढ़ा था कि दो संगठन हमने पढ़ा था, एक यूरोपीय यूनियन और एक हमने आसियान के बारे में बताया था आपको। ये दोनों ही चीजों के बारे में हमने आपके पिछले एक दो वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, आ रही होगी मेरी बात समझ में। अब बात आता है कि ये संगठन मिलकर के अमेरिका के ताकत को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ देश भी थे जो देश नए तरीके से अपना उत्कर्ष कर रहे थे या अपना लगातार डेवलपमेंट यानी विकास कर रहे थे। उसी देश में चीन एक सबसे महत्वपूर्ण देश था जो 1951 के बाद उभर करके सामने आया, जो अमेरिका का पूरा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो मुकाबला कर सकता था। इसी को हम लोग समकालीन केंद्र के रूप में पढ़ते हैं और आज हम लोग चीन की बात करने चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले आज हम चीन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम छोटी मोटी दो तीन चीजें को हम बता दें कि चीन, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चीन है जिसे हम चाइना भी कहते हैं, ये स्वतंत्र कब हुआ? तो कहते हैं कि चीन 1949 में स्वतंत्र हुआ। क्या इसके पहले कोई देश था? नहीं, इसके पहले यहाँ पर पूंजीवादी और साम्यवादियों की लड़ाई चल रही थी। हालांकि बहुत पहले ब्रिटिश शासन चीन पर भी कब्जा कर चुका था, लेकिन इस समय वहां पर चीन में क्या था, पहले से ही पूंजीवादी व्यवस्था चली आ रही थी। क्या चली आ रही थी? पूंजीवादी व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही थी, जहां पर पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से चीन में एक दल ऐसा था जो काफी अमीर हो चुका था और एक दल ऐसा था जो काफी गरीब, यानी दो हिस्से में पूरी जनता बटी हुई थी, एक पूरे अमीरों और एक गरीब। इसी समय दुनिया में साम्यवादी व्यवस्था रूस में भी डेवलप हो रहा था या यूएसएसआर में भी डेवलप हो रहा था, तो उसी के वजह से चाइना में भी साम्यवादी व्यवस्था का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद वहां पर पूंजीवादी और साम्यवादियों के बीच में संघर्ष की स्थिति शुरू हो जाती है और यही संघर्ष एक क्रांति का रूप ले लेता है और यही क्रांति 1949 में होती है, जिसे हम साम्यवादी क्रांति कहते हैं, जो माओ के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? माओ के नेतृत्व में हुआ था। कौन सी क्रांति बोलते हैं इसको? 1949 की साम्यवादी क्रांति। साम्यवादी क्रांति। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्रांति बोलते हैं? साम्यवादी क्रांति बोलते हैं, जो माओ के नेतृत्व में हुआ था। और यहीं पर चीन में पूंजीवादी व्यवस्था को 1949 में समाप्त कर दिया गया और चीन के में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई जिसे साम्यवादी व्यवस्था कहते हैं और आज भी ये साम्यवादी व्यवस्था चला रहा है। और जो राजा था वहां से भाग करके वो दूसरी जगह अपनी सत्ता को हस्तांतर करने लगता है और चला जाता है, वहीं पे रहने लगता है, जिसे हम ताइवान कहते हैं। ताइवान आज एक अलग देश के रूप में अपने आप को स्वीकार करता है, लेकिन चीन आज भी ताइवान को अलग देश नहीं बात करता है।
नहीं मानता। ये सब कहानी हमने आपको, या हमने तो नहीं, आपने खुद ही क्लास 11th में पढ़ा होगा, जो इतिहास में सबसे लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं आधुनिकीकरण के रास्ते में। तो वहां पर भी कैसे कैसे लड़ाई हुई थी उसकी बात है। यहाँ हम लोग चीन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि चीन का उत्थान कैसे होता है। तो आपको लग गया होगा कि 1949 में जब पूंजीवादी के खिलाफ साम्यवादी क्रांति होती है और तब जाकर के चीन को आजादी मिलती है। कौन सी आजादी? पूंजीवाद से साम्यवादी व्यवस्था की ओर मिलता है। इसी को हम लोग चीनी क्रांति के नाम से जानते हैं। किसके नेतृत्व में हुआ था? माओ के नेतृत्व में। उसके बाद यूएसएसआर चीन को जम करके पैसा क्या करता है? देता है, और तब चीन अपना विकास करना शुरू करता है और लगातार तेजी से विकास करते हुए आगे निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए इसमें कैसे माओ के नेतृत्व में होता है। कह रहा है कि चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान माओ के नेतृत्व में हुआ। यही माओ जो था वो किस चीज को मानने वाला था? साम्यवादी व्यवस्था को लेकर चलता था। साम्यवादी व्यवस्था को लेकर के चल रहा था। 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। अब आ गई ना बात कि 1949 में क्रांति होती है, उसको क्या कहते हैं? साम्यवादी क्रांति कहते हैं। और इसी क्रांति के बाद चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। शुरू में चीन ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। शुरू में क्या मान के चलिए कि 1949 से लेकर के 1972 तक इसने साम्यवादी व्यवस्था को लेकर के चला था। लेकिन 72 में चीन ने पूंजीवादी व्यवस्था के लिए अपना दरवाजा खोल दिया। हालांकि राजनीति में साम्यवादी व्यवस्था ही रही, लेकिन अर्थव्यवस्था में उसने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया था। तो वही कह रहा है कि चीन ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, जिसके कारण चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यानी शुरुआती दौर में चीन का तो लाभ हुआ, क्योंकि यूएसएसआर ने इसे खूब मदद की थी, क्योंकि ये किसको मानता था? साम्यवादी व्यवस्था को मानता था, तो इसको पूरा मदद किया गया। लेकिन एक समय के बाद हम कहते हैं कि जैसे यूएसएसआर खुद ही अपनी समस्या में 60 के दशक में जब फंस गया, तो चीन को आर्थिक मदद करना उसने छोड़ दिया। ऐसे में चीन के पास जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ गई थी, लेकिन उन बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार दे पाना चीन के लिए बहुत विकट समस्या पैदा हो गई थी। ऐसे ही विकट समस्या में चीन ने यूएसएसआर से कुछ आर्थिक मदद मांगा। 60 में यानी 1965 के बाद यूएसएसआर ने 1965 के बाद चीन को आर्थिक मदद देना बंद कर दिया था, या देने से अस्वीकार कर दिया। तब चीन के पास अब कोई विकल्प नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में चीन ने क्या किया? अपने लोगों को रोजगार देना था। अदरवाइज वहां पर विद्रोह जैसी स्थिति बन रही थी। लोगों की संख्या तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन रोजगार उपलब्ध नहीं थे। तब जाकर के चीन ने मजबूरी में आकर के 1972 में पूंजीवादी 70 के दशक में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाता है, और 1978 में खुले द्वार की नीति के तहत कई सारी अपनी घोषणाएं कर देता है और पूंजीवाद के लिए दरवाजा खोल देता है। वहां से चीन तरक्की के रास्ते पर आगे निकल जाता है। तो यही ये बताना चाहता है कि साम्यवादियों के समय में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो क्या समस्याएं थी जी? था जिसके बाद चीन ने अपना आर्थिक विकास के लिए मॉडल में ही परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? आर्थिक मॉडल जो था उसमें परिवर्तन कर दिया। क्या आर्थिक मॉडल था? साम्यवादी व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, अब उसने कौन सी व्यवस्था अपना लिया? पूंजीवादी व्यवस्था अपना लिया। चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तो रखा, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा भी दिया। सारे संसाधन उद्योग में लगा भी दिया। लेकिन चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ देने के लिए किसी मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया था। मतलब कहने का कि इसने औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तो रखा, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधन उसमें लगा भी दिया और लोगों को बहुत सुविधाएं दी। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे बहुत बल दिया, लेकिन औद्योगिक ढांचा को मजबूत नहीं कर पाया।
और जब चीन में लगातार आबादी बढ़ गई तो उस बढ़ती हुई आबादी को रोजगार चाहिए था और रोजगार उस मात्रा में उसने डेवलप नहीं कर पाया जितनी मात्रा में जनसंख्या बढ़ी। ऐसे में चीन के लिए एक विकट समस्या यहाँ पर पैदा हुई थी। वही वो कह रहा है कि चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ देने के लिए किसी मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया। ठीक है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। क्या कर रही थी? बढ़ती हुई जनसंख्या, लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही थी वो बाधा किसमें उत्पन्न कर रही थी? विकास में। क्योंकि विकास चाहिए तो जनसंख्या कम हो, और है भी जनसंख्या तो कोई बात नहीं है, उनको उतनी जो चाहिए उसकी पूर्ति होनी चाहिए, वो पूर्ति नहीं हो रही थी। कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहां के उद्योगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था। अब कृषि जो थी वो परंपरागत थी, आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं थी, जिसके वजह से जो उसको चाहिए था वो उसको पूरा करने में वो सक्षम नहीं हो पा रहा था। ऐसे स्थिति में चीन को लगने लगा कि अगर मैं अपने नागरिकों को जरूरतों को अगर पूरा नहीं कर पाया, लक्ष्य तो रखा हूं लेकिन नहीं कर पाया, तो शायद ये लोग फिर 1949 की तरह एक बार फिर से क्रांति पे रास्ते पे उतर जाएंगे और हमारी जो साम्यवादी व्यवस्था की व्यवस्था है वो शायद विफल हो जाएगी। ऐसे परिस्थितियों में चीन ने तुरंत ही अपना निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद पूंजीवादी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ता है। अब आता है क्या? चीन आर्थिक महाशक्ति के रूप में कैसे उदय हुआ? तो क्या सबसे पहले चीनी क्रांति तो हुई, उसके बाद साम्यवादी व्यवस्था चली, लेकिन जो उसने 1972 के बाद से डिसीजन लिया वो डिसीजन चीन के लिए बहुत ही लाभदायक रहा। 72 में उसने पूंजीवाद को अपनाता है, 78 में वो खुले द्वार की नीति अपना लेता है, 4 क्षेत्रों में विकास करता है, 82 में कृषि का क्या कर देता है? निजीकरण कर देता है, फिर आगे चल करके उद्योग का निजीकरण करता है, फिर WTO से अपनी सदस्यता ले लेता है। ऐसे में दुनिया के मार्केट में वो आ जाता है और उस मार्केट को अपनी तरफ बदलने के लिए कई सारी नीतियों को भी डेवलप करता है और फिर दुनिया के मार्केट में चाइना का सामान छा जाता है और ऐसे में चाइना आज के डेट में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा हुआ दिखाई हमको दे रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, पहला कि 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुआ, जिसके बाद चीन स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया जी? चीन स्वतंत्र हो गया। अब कह रहा है आगे कि चीन एक चौथा विशाल क्षेत्रफल और आबादी वाला देश भी है आज के डेट में। क्षेत्रीय प्रभाव और सीमा विवाद लगभग हर पड़ोसी देश के साथ है। ये नई बात नहीं है, दुनिया का कोई भी देश होगा पड़ोसी होगा तो उसके साथ क्षेत्रीय विवाद होगा ही होगा। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, तेल, खनिज, कृषि वहां पर है। क्या क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्या क्या चीन में है? तेल है, खनिज है और कृषि के रूप में खेतीबाड़ी होती है। साम्यवादी शासन होने की वजह से यूएसएसआर से चीन को भारी सहायता भी मिली, जिसका इस्तेमाल चीन ने विशाल और मजबूत औद्योगिक ढांचे के निर्माण में तो किया, लेकिन साम्यवादी शासन होने के कारण चीन ने ज्यादा जन संसाधनों का प्रयोग जन कल्याण में कर दिया, रोटी कपड़ा मकान में किया। इससे बुनियादी ढांचा जो औद्योगिक ढांचा है तो बना रहा, परंतु आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी रह गई और यही धीमी ने उसको उद्योग में कम कर दिया और उसके बाद वहां पर एक क्रांति जैसी स्थिति आने लगी, जो लोगों के अंदर ये उक्रोश होने लगा कि रोजगार चाहिए और रोजगार नहीं मिल पा रहा था। ठीक है दोस्तों, ऐसे में चीन ने 1970 के दशक में सुधार किया, यानी 1970 के दशक में उसने अपनी अर्थव्यवस्था में क्या कर लिया? पूंजीवादी व्यवस्था को इंक्लूड कर लिया। किसको कर लिया? पूंजीवादी व्यवस्था को इंक्लूड कर लिया। 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध बना कर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास, याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि चीन ने अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को कब समाप्त किया? तो 1972 में जब उसने चीन के साथ अपना समझौता किया, अमेरिका के साथ, और पूंजीवादी व्यवस्था अपना करके जो उसकी बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज सिस्टम था, इकोनॉमिकल सिस्टम, उसको उसने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। क्लोज सिस्टम को ओपन सिस्टम में बदल दिया।
ठीक है, आर्थिक एकांतवास को समाप्त कर दिया। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल आपको मैं बता दूं यही से कि कब चीन ने अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया था। 1972 में साम्यवाद के स्थान पे पूंजीवाद अपनाकर। 1973 में हमारे देश में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा और उस पर बल भी दिया, जैसे कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इत्यादि। कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया, काम करने का प्रयास। 4 क्षेत्र में उसने खुले द्वार की नीति अपनाई। और 1978 में चीन के तत्कालीन नेता देंग शेओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की और उस पर अमल करना शुरू कर दिया। किस पर अमल करना शुरू कर दिया? इसी पर, और जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी पूंजी निवेश का रास्ता खुल गया। विदेशी पूंजी निवेश का रास्ता खुल गया। ठीक है, क्या हो गया? विदेशी पूंजी रास्ता खुल गया, यानी अब चीन में बाहरी कंपनी आना शुरू हो गई। पहले खुले द्वार की नीति उसने नहीं अपनाया था, जिसके वजह से चीन अपने ही लोगों के बीच में डेवलप करना चाहता था, लेकिन अब दुनिया के कोई भी कंपनी चीन में आ करके व्यापार कर सकती थी और चीन को आगे का रास्ता दिखा सकती थी। ऐसे में चीन ने 1980 के दशक में हुए सुधार। अब क्या होता है, जब 70 के दशक में इसने अपना लिया और 78 में खुले द्वार की नीति अपना करके कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किया, तब जाकर के चीन में ने 1980 के दशक में अपना सुधार करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, 82 में चीन ने कृषि का निजीकरण कर दिया, फिर 98 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया। ये दोस्तों सब आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जब ये क्वेश्चन आएगा कि चीन के आधुनिकीकरण में किसका किसका योगदान था या चीन ने अपने आधुनिकीकरण के लिए क्या क्या अपनाया किया, ये सब आपको बताना होगा। कि साथ ही चीन में विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की भी स्थापना की। कहिएगा सर सेज क्या होता है? तो देखिए, सेज का सीधा सीधी मतलब ये समझ लीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्थात विशेष आर्थिक जोन। कहने का मतलब कि एक कोई ये जगह है तो एक ही जगह पर सब कुछ बनना चाहिए। यानी मान लीजिए कि ये कोई फैक्ट्री है और यहाँ पे जगह है और यहाँ पे हम मोबाइल के लिए काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मोबाइल के लिए काम करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मोबाइल के एक एक पार्ट से लेकर के कंप्लीट मोबाइल बनने तक सारा हम एक ही छत के नीचे काम करेंगे। इससे क्या होता है कि सामान के एक जगह से दूसरी जगह लेकर आने और जाने का जो ट्रांसपोर्ट का पैसा लगता है ना, वो पैसा बाबू बच जाता है, जिसकी वजह से सामान सस्ता होता है और मार्केट में वो सस्ता सामान जल्दी अपना रास्ता पकड़ लेता है, यानी आगे बढ़ जाता है। आज यही कारण है कि चीन के सामान इतने सस्ते भी होते हैं और दुनिया के बाजार पर आज चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ एक सिस्टम है जिसे हम सेज कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि एक जगह है, पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें सुई से लेकर के बड़े बड़े चीज तक एक ही जगह बनेगा। अगर साइकिल बनाना है तो साइकिल के टायर से लेकर के, रिंग से लेकर के, गोली से लेकर के, नट बोल्ट टोटल वो एक ही छत के नीचे बनेगा, एक ही जगह पे बनेगा। फाइनल वहां से कस करके ही चीन क्या होगा, बाहर भेजेगा। ऐसे में जब एक ही जगह पे सब कुछ बनता है तो उसका ट्रांसपोर्ट का पैसा जैसे ही बचता है, वस्तु सस्ता हो जाती है। लेकिन वही हिंदुस्तान में देख लीजिए, अगर साइकिल बनाना है तो साइकिल का एक पार्ट दिल्ली में बन रहा है, तो दूसरा पार्ट लुधियाना में बन रहा है, तो एक पार्ट पूना में बन रहा है, फिर सबको एक जगह ला करके इकट्ठा किया जा रहा है, फिर उसको कसा जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट का दाम तो बढ़ेगा और ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे वो रकम कहाँ रखी जाएगी, उस साइकिल के ऊपर ही तो रखी जाएगी, साइकिल का रेट महंगा हो जाएगा। ऐसा चाइना में नहीं होता है, इसीलिए इसके सामान आज भी सस्ते मिलते हैं। तो वही स्पेशल जोन की स्थापना किया गया। साथ ही साथ इसमें
उद्योगों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अधीन रखा गया। सुधारों में तेजी आना शुरू हुआ। देखिए अब कह रहा है कि 2001 में चीन ने WTO की सदस्यता की और चीन की अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ जोड़ा और चीन के सामान को विश्व प्रतिस्पर्धा मिलने लगा। अब जब सामान बनने लगा, दुनिया के साथ जुड़ने लगा, तो विश्व के साथ ये सामान बिकना शुरू हुआ। मार्केट में अब जाएंगे ना तो देखिए सीधा सीधे फॉर्मूला होता है, आप जब तक अपने घर में कोई सामान बेच रहे हैं तो आपको प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो आपको अपनी प्रतिभा के साथ साथ लोगों के प्रतिभा के साथ भी टक्कर देना पड़ता है। ऐसे में दो समस्या आपके सामने आएगी, या तो आपका सामान उस मार्केट में टिक जाएगा और नहीं तो आपका सामान हट जाएगा, क्योंकि दुनिया के मार्केट में बहुत सामान है उसमें आप टिक नहीं पा रहे हैं। अब आप दो काम करेंगे, या तो जंग छोड़ के भाग जाएंगे या उस जंग में रहने के लिए अपने सामान को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चीन ने भी यही काम किया, अपने सामान को बेहतर किया, क्योंकि उसका सामान जब दुनिया के सामने आया तो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आया, विश्व व्यापार के साथ जुड़ा, तो उसका सामान टिक नहीं रहा था। उसके टिकने के लिए उसने मेहनत करना शुरू किया, सोचा समझा, बैठ करके मंथन किया कि क्या करें, सस्ता दुनिया के सामान चाहती है, तो इसने अपने वस्तु को सस्ता बनाने के लिए सेज जैसी व्यवस्था लाया और आज मार्केट पर इतना पकड़ बना लिया है कि पूरे दुनिया में चाइना का ही सामान बिक रहा है और लगभग मार्केट पे पकड़ भी है। तो ऐसे ही इसने काम किया जिससे चीन के सामान की गुणवत्ता बढ़ गई। 2004 में चीन की संसद ने निजी संपत्ति को भी मान्यता दे दिया। 2007 कानून बनाकर निजी संपत्ति को भी सार्वजनिक संपत्ति के समान ही दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार अब चीन का लगातार ग्रोथ होने लगा। अब इसी बीच में एक बात आती है, भारत और चीन के बीच के संबंध। इन दोनों के बीच में ना, अभी चीन का ग्रोथ ही है, थोड़ा यहाँ से अलग है तो थोड़ा समझाता हूँ थोड़ा सा कम समय में, कि भारत और चीन के बीच में ना एक समझौता हुआ था जिसे हम पंचशील का समझौता कहते हैं। यानी 5 मुद्दे पे जब चीन आजाद हुआ तो भारत भी तो 2 ही साल पहले आजाद हुआ था 47 में, तो दोनों ही मित्र थे, चीनी हिंदी भाई भाई की नारा लगती थी। तो इन्होंने एक समझौता किया था, पंचशील का समझौता, कि ना हम आपके पास हस्तक्षेप करेंगे ना आप में हस्तक्षेप करिएगा। किस मुद्दे पर? तो जो ये 5 मुद्दा है उसी के मुद्दे पर यह समझौता हमारा हुई थी। 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ जिसमें 5 अहम बिंदु थे। इसे ही पंचशील समझौता कहा जाता है। एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करना। देखिए 5 मुद्दे क्या थे? पहला कि हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा मुद्दा था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा था कि एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता का हम ध्यान रखेंगे। समानता तथा परस्पर मित्रता की भावना भी बनाकर रखना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करना। यानी ये हमारे मुद्दे थे कुछ, जिस मुद्दे पे हम लोग क्या थे, दोनों आदमी सहमत थे, इसी मुद्दे को नहीं छेड़ेंगे। इसे हम लोग पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। लेकिन आगे चलकर ये बात टूटेगी, वो हम आला पढ़ेंगे। अब आता है कि चीन के तेजी से विकास के मुख्य कारण क्या थे, कैसे चीन बड़े तेजी से विकास किया, तो आप देखेंगे। पहला मुद्दा ये था कि बड़े स्तर पर उत्पादन हुआ। उत्पादन जब अधिक हुआ तो सस्ता श्रम लगा, वहां पर श्रम सस्ता था ना, तो आज लोग जैसे देखिए जनसंख्या ज्यादा थी तो कम पैसों पर भी लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। और जब को रोजगार चाहिए तो रोजगार के चक्कर में कम पैसे देना, फिर रोजगार भी सबको मिलने लगा, लोग काम भी करने लगे, तेजी से विकास भी होने लगा। तो सस्ता श्रम का ये कम 30% कम लेबर दिया, कहा कि दुनिया के मार्केट से हम 30% कम लेबर देंगे। आइए हमारे यहाँ दुनिया के मार्केट में अगर 100 रुपया किसी को देते होंगे आप लेबर में, तो मुझे 70 रुपया दीजिएगा, हम आपको लेबर देंगे, हम आपको श्रमिक देंगे। आइए हमारे देश में हम आपको व्यापार देंगे और आप विकास करिए। दुनिया की कंपनियों का चाहिए लाभ, चाहिए सस्ता मजदूर मिल जाए, सस्ता सामान मिल जाए, और ये सब कुछ सस्ता देने काम के दुनिया की कंपनी इसके देश में आने लगी। और ऐसी ही परिस्थितियों में चीन तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर दिया। चीन में आर्थिक सुधारों का सकारात्मक पहलू फायदा भी हुआ। कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई, नई मशीन का प्रयोग बढ़ा, कच्चा माल भी बढ़ गया, आय में भी वृद्धि होने लगी, रोजगार मिला लोगों को, आय बढ़ने लगी, बेरोजगारी में कमी आई, बाहरी कंपनियों को आने से रोजगार सबको मिलने लगा। और इस प्रकार चीन में
विकास तेजी से रास्ता पकड़ लिया, औद्योगिक विकास भी हुआ, कंपनियां खोली गई, विदेशी पूंजी का भी निवेश हुआ, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा, WTO की सदस्यता लेने से व्यापार में वृद्धि भी हुई और उत्पादन में भी गुणवत्ता का बढ़ा। WTO की सदस्यता लेने से व्यापार में वृद्धि हुई और उत्पादन में गुणवत्ता का विकास हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे इन 5 कारणों के आधार पर आप बता सकते हैं कि चीन कैसे ग्रोथ किया। अब कह रहा है कि चीन में आर्थिक सुधारों का नकारात्मक पहलू। अब देखिए, कोई भी काम जब आप करेंगे ना, तो ये तो मान के चलना बेटा कि आप उसका सकारात्मक भी पहलू होता है और एक पक्ष नकारात्मक भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा एक ही पक्ष होता है, केवल पॉजिटिव ही होगा। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजें होती है। चीन का सकारात्मक आपने देखा, लेकिन उसी स्थिति में कुछ नकारात्मक पहलू का भी हम विश्लेषण करते हैं। तो उसी आर्थिक सुधारों का नकारात्मक क्या हुआ, हानि क्या हुई यहाँ पर? तो चीन एक तरफ जहां अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार आगे बढ़ाने में लगा रहा, वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ समाज के प्रति नकारात्मक सोच भी उभर करके सामने आने लगा। चीन में जो विकास हो रहा था उसका लाभ समाज के सदस्यों को प्राप्त नहीं हो रहा था। पूंजीवादी तरीका, मतलब जो भी बदलाव हुआ, जो लाभ हुआ, वो लाभ सबको नहीं मिल रहा था अपनाने से। एक तरफ जहां चीन को फायदा हुआ, यानी पूंजीवादी व्यवस्था अपनाया तो फायदा तो हुआ, वही दूसरी तरफ समाज में बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। क्योंकि शुरू में तो रोजगार मिला लोगों को, लेकिन बाद में जैसे जैसे कंपनियों के पास पैसे आने लगे, वो मशीनीकरण में प्रवेश कर गए। और अब मशीन जब आने लगेगी तो 4 आदमी का रोजगार खत्म होगा, 1 आदमी देख लेंगे मशीन पर। ऐसे में शुरू में जब मनुष्य काम कर रहा था तो सबको रोजगार मिलने लगा, लेकिन जब पैसे आने लगे तो उसके साथ मशीनीकरण हो गया। मशीनीकरण से लोगों के रोजगार में कमी आना शुरू हो गई। महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं थे। आर्थिक असमानता बढ़ने लगी। पूंजीवाद की वजह से विकास की यात्रा ने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया। प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न होने लगा। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। इस प्रकार उपरोक्त कारणों की वजह से चीन के विकास का समाज कुछ के क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब समाज में नकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिला। क्या मिला? नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। इसी तरह से चीन के साथ भारत के संबंध विवाद के भी क्षेत्र थे। यानी 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत की चीन की सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। जैसे दलाई लामा को लेकर, दलाई लामा को हमने संरक्षण दे दिया था, और जब हमने संरक्षण दिया था, इसके वजह से क्या हुआ? चीन ने कहा कि दलाई लामा तो तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत हमारा है, तो आप तो दलाई लामा को मत संरक्षण दीजिए। दलाई लामा का मुद्दा मेरी पर्सनल मुद्दा है। भारत ने कहा कि तिब्बत कब से आपका स्वतंत्र हो गया? तिब्बत तो एक स्वायत्त देश है, और स्वायत्त देश होने के नाते ना आपका है ना मेरा है। उसने कहा कि नहीं, मेरा है, हम इसको देखते हैं। भारत ने कहा ये कब से होगा? ये तो हमने पंचशील समझौता में नहीं किया था। और इसी तो चीन क्या कहता है, मानता है कि पंचशील का क्या था, समझौता का उल्लंघन था। हमने तिब्बत के दलाई लामा को शरण दे दिया। अपने हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहने लगे। इस बात को चीन नाराज हो गया। ये प्रक्रिया लंबी चली, 59 की बात आ गई और 62 में चीन नाराज होकर के हमारे ऊपर अटैक भी कर देता है। तो दलाई लामा का ही मुद्दा था। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर भी अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण भी किया। चीन द्वारा पाकिस्तान का मदद करना भी और भारत के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण भी हमारे रिश्तों में क्या करता है? कड़वाहट को पैदा करता है। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है क्या? यूएनओ ने आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद पर भी प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया, लेकिन चीन ने उसे वीटो पावर का प्रयोग करके प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। यानी बोला कि ना ना ना, तो आतंकवाद है ही नहीं। ऐसे में चीन के साथ भारत के रिश्ते हर मुद्दे पर क्या होते हैं? थोड़ा कड़वाहट के साथ भिड़े हुए हैं। भारत ने अजहर मसूद को जब आतंकवादी घोषित करने के लिए यूएनओ में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने फिर से क्या किया? वीटो का प्रयोग किया।
चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड OBOR, जिसको बोलते हैं OBOR, जो हमारा कहां से निकलता है, हमारा ये भूमध्य, वो क्या कहते हैं इसको, पीओके के क्षेत्र से निकलता है। पीओके वाले इलाके से निकलते हुए धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से वन बेल्ट वन रोड वाला कहानी है, जो पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए आगे बढ़ता है, वही गुजरेगी, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पे लिया जा रहा है कि भारत क्या करता है, इसको भारत को घेरने की बात करता है। कौन? चीन। ठीक है, इसलिए उसको बना रहा है। इस भी हमारे ये नाराजगी का कारण है। 17 में भूटान के भूभाग, परंतु भारत के लिए सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम पर आधिपत्य के दावे को लेकर दोनों देशों के बीच भी लंबा विवाद चला, जिससे दोनों देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए। परंतु इस विवाद के समाधान के लिए भारत के धैर्यपूर्ण प्रयासों और भारत के रुख को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। कितना के बावजूद भी भारत ने कभी इसका विरोध नहीं किया और धीरे धीरे ही बात अपनी सही यूएनओ में रखने की कोशिश किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत बहुत बर्दाश्त करता है। 20 के मई में भी गलवान घाटी को लेकर के भी भारत और चीन के बीच महत्वपूर्ण विवाद रहे हैं। इसलिए ये सारे मुद्दे हमने 9 गो मुद्दा बताया कि भारत और चीन के बीच क्या है, ये 9 मुद्दे होते हैं। अब कह रहा है कि भारत और चीन के बीच सहयोग का दौर क्या क्या है। तो 1970 के दशक में चीन नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दों पर प्रमुख हो रहे थे। इसलिए 1988 में प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद चीन के सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई और हमारे कड़वाहट में थोड़ी थोड़ी बदलाव आना शुरू हो गया। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने पर समझौते किए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई सारे मुद्दों को लेकर के भारत और चीन के बीच में आज के डेट में क्या है, कहीं टकराव भी है तो कहीं सहमति भी बनी हुई है। लेकिन इन विकट परिस्थितियों में चीन ने कैसे अपने आप को डेवलप किया और आज अमेरिका का टक्कर देने के लिए तैयार है, उसको भी हमने आज देखने की कोशिश की। इस प्रकार समकालीन सत्ता नए केंद्र में, समकालीन केंद्र में हमने ये जानने की कोशिश किया कि चीन ने कैसे शुरुआती दौर में अपना विकास किया और आज दुनिया के उस मुकाम पे खड़े हैं जहां हर कोई जाने के लिए क्या है, प्रयासरत लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने में बहुत समय लगता नहीं है। आप जहां वीडियो देख रहे थे वहीं नीचे में एक रेड कलर का होता है, आप उसे 2 सेकंड के अंदर अंदर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस छोटी सी काम से हमें एक मनोबल मिलता है और हमें उत्साह मिलता है और उसी उत्साह के साथ हम अगले वीडियो बनाने के लिए आपके साथ खड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।